टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं, है ना। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, मतलब दो कालखंडों में बांटकर पढ़ाया जाता है, दो समय में बांटकर पढ़ाया जाता है। क्योंकि जो समय है ना, उसमें अलग अलग कार्य को देखा गया था, जिस वजह से हम लोग इसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को बांट दिया गया है ना। इस कालखंड को मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को बोला जाता है ऋग वैदिक काल, है ना। इसमें कुछ अलग काम हुआ होगा इसलिए इसको बांटा गया। और दूसरा क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल, है ना। तो दो कालखंडों में बांट कर पढ़ते हैं, है ना। पहले हम लोगों ने, है ना, ऋग वैदिक काल को पूरी डिटेल से जान चुके हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ, उसका धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा था, इन सबको पूरी डिटेल से जान लिए। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है। चलिए, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वैदिक साहित्य की रचना इसी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और भी वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। ठीक है। जैसे कि पहले हम लोगों ने जान चुका है कि जो ऋग्वेद जो है, इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था, जिसके वजह से उस काल का ही नाम पड़ गया ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के समय का था। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं, सामवेद के बारे में जान लेते हैं और अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इन सब के बारे में पूरी एकदम डिटेल से स्टडी हम लोग, है ना, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही कर चुके हैं, है ना। पर इस वीडियो में हम लोग शॉर्टली जान लेंगे क्या है। ठीक है। तो जो ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। मतलब यजुर्वेद में यज्ञ जो संबंधी है ना मंत्रों का, इसी यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। इसमें यज्ञ और हवन संबंधी नियम जो है, ये सब लिखा गया है यजुर्वेद में। ठीक है। सामवेद क्या है, तो सामवेद ये गाना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो सामवेद में यज्ञ और हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, इन सब का उल्लेख जो भी मिलता है ना, वो अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में आयुर्वेदिक औषधियों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है, सामवेद जो है उसमें यज्ञ और जो हवन है उसके संबंधित जो भी गाया जाने वाला जो भी मंत्र था, वो सामवेद में, मतलब गाने वाला जो भी है ना, वो सब सामवेद से संबंधित होगा, है ना। और अथर्ववेद में जो है वो तंत्र, मंत्र, जादू टोना और औषधिया जो था, मतलब आयुर्वेदिक जो औषधि है, वो सब अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। चलिए, ये 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। जो पहले हम लोग ऋग्वेद में, हम ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग ऋग्वेद को जाने थे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसमें उत्तर वैदिक काल में 3 वेद था ना। तो इन चारों वेदों में हमें आर्य जो लोग थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ जन बोले, है ना, जो आर्य लोग थे, है ना, आर्य लोग के बारे में हम लोगों को पूरी तरह से एकदम जानकारी मिलती है। ठीक है। सिंपल सा समझ लीजिए, है ना, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मदद से, है ना, या इन चारों वेदों से हमें आर्यों के बारे में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये चारों वेदों में हमें आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है। चलिए, वैदिक धर्म की जानकारी हमें, वैदिक मतलब हिंदू धर्म, है ना, हिंदू धर्म की जानकारी हमें इन वेदों के अलावा अन्य वैदिक साहित्य जैसे ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और पुराण, ये सभी किताबों की मदद से हम लोगों को, है ना, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है, चलिए। इस काल में विकास के क्रम में सभी अवस्थाओं में परिवर्तन दिखलाई पड़ती है। मतलब जो ऋग वैदिक काल था और ये उत्तर वैदिक काल है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब विकास के क्रम में बहुत ज़्यादा अंतर को या परिवर्तन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ऋग वैदिक काल जो था ना, उसमें सामाजिक जीवन कैसा था और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, इन दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस काल में ऋग वैदिक की अपेक्षा सामाजिक जीवन में जटिलताएं आ गई थी, बहुत ज़्यादा जटिलताएं, है ना, बहुत ज़्यादा जटिलताएं, कठिनाई बढ़ गई थी। ठीक है, अब चार वर्ण की अवस्था, है ना, स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया था। जो पहले देखा गया था कि हाँ, चार तरह के लोग हैं, लेकिन इस काल में, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, इसमें एकदम स्पष्ट रूप से देखा गया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो चार भागों में बटे हुए हैं, चार वर्ण में बटा हुआ है। एक ब्राह्मण लोग हैं, मतलब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। एक क्षत्रिय लोग हैं, युद्ध करने वाले सेना लोग हैं। और एक वैश्य मतलब व्यापारी लोग हैं। और एक क्षुद्र मतलब गरीब श्रमिक किसान लोग हैं ना। तो इन चार वर्ण में पूरा एकदम स्पष्ट रूप से देखा गया कि ये चार भागों में पूरे बटे हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो था वो ऋग वैदिक काल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इसमें जटिलताएं आने लगी, है ना। और यहाँ के जो लोग थे या वर्ण व्यवस्था था एकदम स्पष्ट रूप से चार वर्णों में, चार भागों में स्थापित हो गया था। पहला था ब्राह्मण जो लोग थे, पुजारी लोग थे। दूसरा क्षत्रिय लोग थे। तीसरा वैश्य लोग और चौथा शूद्र लोग थे। ठीक है, इस काल में सबसे पहले गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। ठीक है, इस काल में सर्वप्रथम गोत्र प्रथा की स्थापना हुई जो वंश अथवा कुल से संबंधित थी। इस समय मुख्य खाद्य पदार्थ चावल और गेहूं था। पेय पदार्थ में, है ना, अर्जुनानी और पुतक का सेवन करते थे। मतलब पीने के लिए ये लोग, है ना, मतलब उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वे लोग, है ना, अर्जुनानी और पुतक का सेवन किया करते थे। ठीक है, इस काल में चार आश्रम की अवस्था की गई थी। जो उत्तर वैदिक काल में है, इस काल में जो आश्रम था वो चार भागों में बटा हुआ था। पहला क्या था? ब्रह्मचार्य आश्रम। दूसरा क्या था? गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या था? वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा क्या था? सन्यासी आश्रम। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में चार आश्रम की अवस्था की गई थी। ठीक है, ब्रह्मचार्य आश्रम, है ना? दूसरा क्या था? गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा क्या था? सन्यासी आश्रम। ठीक है, इस काल में महिलाओं की स्थिति में पहले की अपेक्षा, पहले की तुलना में, है ना, गिरावट दिखलाई पड़ती है। मतलब पहले महिलाओं लोग की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब पिता की संपत्ति में भी महिलाओं को पहले मिलता था, अधिकार था। पूजा पाठ करने में भी पुरुषों के समान अधिकार था, है कि नहीं? उसके बाद ऋषि मुनि, ऋषि जो थे उनका भी उपाधि भी मिलता था। मतलब सारे कुछ में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल था, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। पर है ना, इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, है ना, महिलाओं की स्थिति में, है ना, गिरावट दिखलाई पड़ती है। जैसे कि अब महिलाएं जो थी सभा में, समिति में भाग नहीं ले सकती है। पहले हम लोग पढ़े थे ऋग वैदिक काल में, है ना, कि जो महिला लोग थी वो सभा समिति जो होता था उसमें वो भाग ले पाती थी। लेकिन इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, है ना, सभा और समिति में वो भाग नहीं ले सकती थी, है ना। पिता की संपत्ति में भी अधिकार इन लोगों का नहीं मिलता था। मतलब पहले ऋग वैदिक काल जो था, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, उसमें महिलाओं लोग को पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार था। पूरा पिता की संपत्ति इन लोग को मिलता था, है ना। पुत्र को मिलता था तो पुत्री को भी मिलता था, है ना, समान अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये लोग अपना अधिकार खो दिए। मतलब जो लोग थे, महिलाओं लोग को संपत्ति, पिता की संपत्ति जो था उसमें अधिकार इन लोगों को, महिला लोग को नहीं देते थे। ठीक है, चलिए। अब उनका उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी गार्गी और मैत्री नामक विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है। मतलब पहले जो थे महिला लोग थी तो महिला लोग पूजा पाठ करती थी। ठीक है, और वो लोग को ऋषि की उपाधि भी दिया जाता था। लेकिन अब वो सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी गौरी और मैत्री नामक, है ना, दो विदुषी महिला का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग
उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। जैसे कि हम लोग ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को जाने थे कि वहाँ पे क्या था, है ना? कि वहाँ पे सभा था, समिति था, विदत था, ये सब था। लोकसभा के अध्यक्ष था, कोई राज्यसभा के अध्यक्ष था। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से जाने थे, है ना? लेकिन अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच के जो समय में जो लोग थे ना, उन लोगों का या राजा लोग का या अमीर लोग का, है ना, राजनीतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है? ऋग वैदिक काल के बाद इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। सबसे पहली बात यह है कि ऋग वैदिक काल हम लोग जो पढ़े थे ना, तो उसमें जो राजा का जो पद होता था, गद्दी जो होता था, सिंहासन जो होता था, वो वंशानुगत नहीं था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई नियम नहीं था, है ना? उस वक़्त के राजा जो था उसको सभा और समिति के द्वारा मिलके हटाया भी जा सकता था। ऐसा उस वक़्त सिस्टम था। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में, है ना, कि इसका पद अब वंशानुगत हो गया था कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम हो गया था। ठीक है? अब शासन पहले की अपेक्षा निरंकुश और काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। अब जो राजा लोग जो होते थे वो जनता पे एकदम अधिकार करना शुरू कर दिए, एकदम ज़ोर-ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिए, है ना? लेकिन पहले पहले ये सब कुछ नहीं था, एकदम वो लोग अच्छे से प्यार-मोहब्बत से रहते थे मतलब। अ, लेकिन इस काल में क्या हुआ कि राजा निरंकुश हो गया। ना काफ़ी लालची हो गया, एकदम शक्तिशाली हो गया था। और इस काल में विदत का तो नामो-निशान खत्म हो गया, नामो-निशान नहीं रहा। जो विदत था, जो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में विदत जो पढ़े थे, है ना? तो इस काल में जो विदत है, इसका नामो-निशान नहीं रहा। और सभा और समिति तो थी, कायम थी, मतलब सभा और समिति तो थी, लेकिन है ना, इसका महत्व एकदम समाप्त हो गया था। जो ऋग वैदिक काल में सभा और समिति का इतना महत्व था कि राजा को भी हटा दिया जाता था। लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में, है ना, सभा और समिति का महत्व ही खत्म हो गया था, है ना। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, 2 पुत्रियां थी ये अथर्ववेद के हिसाब से। ठीक है? राजा अब अलग-अलग प्रकार की यज्ञ का संपादन करता था और ये मेनली 3 तरह के यज्ञ होते थे। पहला यज्ञ था वाजपेय यज्ञ, दूसरा था राजसूय यज्ञ और तीसरा था अश्वमेध यज्ञ, है ना? इन तीनों यज्ञ के बारे में जान लेते हैं बारी-बारी करके, ठीक है? वाजपेय यज्ञ क्या था? तो यह शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मनोरंजन के रूप में भी रथों का दौड़ के लिए भी, है ना, आयोजित किया जाता था। मतलब मनोरंजन करने के लिए रथ का जो दौड़ होता था ना, तो उसके लिए इस वाजपेय यज्ञ को भी आयोजित किया जाता था। ठीक है? और यह साल में 17 दिन तक चलता था। ठीक है? इससे सम्राट को गौरव प्राप्त होता था। ठीक है? चलिए, दूसरा क्या है? राजसूय यज्ञ। ठीक है? यह सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। जो सम्राट होते थे वो अपने पद को मतलब गद्दी को जब प्राप्त करते थे ना, तो ये राजसूय यज्ञ करते थे। है ना? राज अभिषेक के समय यह यज्ञ होता था। मतलब जो राजा गद्दी पे बैठते थे, मतलब राज अभिषेक होता था, मतलब गद्दी पे बैठना, है ना? उसका राज अभिषेक होता था ना, तो राज्य अभिषेक जब होता था तो ये यज्ञ किया जाता था। है ना? इसमें राजसूय यज्ञ में राजा अपने 12 रत्नी मतलब मुख्य अधिकारी का समर्थन प्राप्त करता था, है ना? जिसे हवि कहा गया है। ठीक है? इस यज्ञ से राजा अलौकिक शक्ति प्राप्त करता था। ठीक है? चलिए, अब हम लोग अश्वमेध यज्ञ के बारे में जान लेते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ 3 दिन तक चलता था और यह अश्वमेध यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र में वो जाता था, जितने क्षेत्र तक वो चला जाता था, है ना? वो पूरा क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था और कोई भी राजा अपने आप को शक्तिशाली समझता था, तो उस घोड़े को रोकता था। अब जो आदमी या जो राजा उस घोड़े को रोकता था, है ना? उससे युद्ध होता था। है ना? चलिए, है ना? चलिए, इस काल का खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूष, मनोरंजन का साधन पहले की ही तरह था। ठीक है? उत्तर वैदिक काल के जो लोग खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूष, मनोरंजन ये सब पहले के ही समान था। पहले भी लोग शाकाहारी, मांसाहारी दोनों थे और इस काल में भी उत्तर वैदिक काल में भी जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है? अब लेकिन इसमें ख़ास बात क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में कर देना, टैक्स देना एकदम अनिवार्य हो गया था। लेकिन
ऋग वैदिक काल में जो कर या कह सकते हैं जो टैक्स टैक्स जो होता था वो खुद की इच्छा से देते थे बलि के रूप में, मतलब स्वेच्छा से देते थे, टैक्स के रूप में देते थे। लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक काल में है ना, लोग जो राजा लोग हो गए थे वो लोग एकदम जबरदस्ती लेते, एकदम अनिवार्य हो गया था कि हाँ टैक्स चाहिए तो चाहिए और आपको देना है तो देना है। ठीक है, तो ये भी बात कुछ जान लीजिए है ना, तो कि उत्तर वैदिक काल में कर जो था या टैक्स जो था एकदम अनिवार्य हो गया था। ठीक है, चलिए कर वसूल वसूल करने वाले जो कर को जो उछलते थे है ना, तो कर उस वसूली करने वाला अधिकारी, भागदूत और कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा गया है इस वक्त। ठीक है, इस समय शासन क्षेत्र विस्तार के साथ साथ अलग अलग प्रकार की उपाधि धारण करते थे। जो राजा जो थे ना, वो अपने क्षेत्र को विस्तार करते ही थे और साथ साथ है ना वो उपाधि भी धारण करते थे, मतलब अपना एक अलग पहचान के लिए एक अलग नाम भी रखते थे, एक उपाधि भी धारण करते थे। ठीक है, इस वक्त के लोग है ना, और जो संपूर्ण क्षेत्र को जीत लेता था ना, वो एक राट की उपाधि धारण करता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल को ही पूरी डिटेल से जान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को जान लेते हैं कि इन लोग का धार्मिक जीवन कैसा था। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है ना, तो इस समय के जो लोग थे उन लोग का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, इस काल में धार्मिक अनुष्ठान काफ़ी खर्चीला हो गया था। देखिए, पहले हम लोग जब ऋग वैदिक काल जो पढ़ रहे थे तो उस वक्त जो पूजा पाठ का जो नियम था वो बहुत आसान था, सारे लोग करते थे, गरीब अमीर, लड़का मतलब लड़का जो लड़की है सारे लोग करते थे। लेकिन इस काल में जो पूजा पाठ जो होता था एकदम खर्चीला हो गया था। अब सर्वसाधारण लोग मतलब गरीब जो लोग थे इसे करने में, इसको संपन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। इस काल में सर्व प्रमुख देवता जो थे वो प्रजापति थे, जिसको सृजन का देवता माना गया है। ठीक है, इस समय रुद्र की पूजा है ना अब भगवान शिव के रूप में होने लगा है। इस समय रुद्र भगवान की पूजा की जाती थी, जो अब हम लोग शिव भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए पूसन जो पहले पशु के देवता थे अब रुद्र के देवता हो गए हैं। ठीक है, इस काल में धार्मिक कार्य के लिए अधिक संख्या में पशु की बलि दिया जाने लगा और इस काल में उत्तर वैदिक काल में ही धार्मिक कार्य के लिए मतलब पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना पशु की बलि दिया जाने लगा। ठीक है, इस काल में पुरोहित जो था वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, मतलब जो पुरोहित था वो बोले कि हम सबसे कह सकते हैं कि प्रथम या सबसे उच्च श्रेष्ठ के लोग, हम सबसे बड़े जात के लोग या हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे प्रथम है ना, वो अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग है ना उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को जान लेते हैं। मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के जो समय है ना, तो इस समय में जो लोग थे ना उन लोगों का आर्थिक जीवन को जान लेते हैं। ठीक है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में चावल और गेहूं ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। चावल और गेहूं जो था है ना इस काल में भी है ना बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता था कृषि के क्षेत्र में। लोगों का जीवन अब अस्थायी हो गया था। ऋग्वेद सॉरी अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद के अनुसार है ना पृथुवैन्य ने सबसे पहले कृषि कार्य और हल को जन्म दिया था। ठीक है, तो ये भी एकदम खास बात जान लीजिए कि अथर्ववेद के अनुसार है ना पृथुवैन्य ने सबसे पहले सर्वप्रथम कृषि कार्य और हल को जन्म दिया था। ठीक है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कृषि कार्य और हल को किसने जन्म दिया, तो अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले कृषि कार्य और हल को जन्म पृथुवैन्य ने दिया था। ठीक है, इस काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में सबसे पहले सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप खास बात जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता में लोहा का जन्म हुआ है या लोहा प्राप्त हुआ है या लोहा का पहचान हुआ है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता में वैदिक काल कह दीजिए या सभ्यता कह दीजिए, उसमें कब, तो उत्तर वैदिक में मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में ही लोहा प्राप्त हुआ था। कहाँ, पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में। भारत के संदर्भ में लगभग 800 ईसा पूर्व में लोहा का औजार मिलने लगा था। मतलब जब भी लोहा का खुदाई हुआ है तो उसका देखा गया कि कितना पुराना है, तो पता चला कि वो 800 ईसा पूर्व
के आसपास का वो है। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक लौह औजार है ना, अतरंजी खेरा जो उत्तर प्रदेश में है ना, जो उत्तर प्रदेश में है, एटा जिला, कौन जिला है तो एटा जिला में, है ना, एटा जिला में एक अतरंजी खेरा जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी की सहायक काली नदी से प्राप्त हुआ है। फिर से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला है, वहीं पे एक अतरंजी खेड़ा नामक एक स्थल है, वहीं से सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक लौह औजार प्राप्त हुआ है ना? और ये गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी से प्राप्त हुआ है, ठीक है? और ये किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी की जो सहायक नदी काली नदी है ना, तो उसी के पास है ये, ठीक है? चलिए, इस काल में 4 प्रकार का मृदभांड प्रचलन में था। एक काला मृदभांड, लाल मृदभांड और लाल काला मृदभांड एवं चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा गया है। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो भी अध्ययन किए हैं, इससे यह पता होता है कि इस काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेकों बुराइयों का समावेश हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा बुराई फैल गया था, है ना? तो इसे सुधार करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाया गया था, है ना? तो जस्ट इसके बाद हम लोग, है ना, बीच में एक टॉपिक को पढ़ लेंगे जो प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना है। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो बात हुआ था ना, जैसे कि विवाह जो था वो कितने तरह से किया जाना चाहिए, है ना? या यज्ञ, पुरुषार्थ, संस्कार कितने तरह से होता है ना? या इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये और भी कुछ-कुछ जो था ना, तो इन सबको हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। है ना? इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग, है ना, प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना को जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ लेंगे। लेकिन धार्मिक सुधार आंदोलन को तो पढ़ाया जा चुका है इस चैनल पे, है ना? तो एक प्लेलिस्ट के माध्यम से, है ना, जस्ट इसके बाद लगा दिया जाएगा कि धार्मिक सुधार आंदोलन है, और धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पूरी डिटेल से एकदम हैंडराइटिंग नोट्स के साथ जान चुके हैं, एकदम डिटेल में जान चुके हैं, है ना? बहुत सारे कह सकते हैं कि अच्छे-अच्छे बुक से भी, और कह सकते हैं कि गूगल से भी अच्छे-अच्छे जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब को टॉपिक वाइज़ लिखा भी गया है, और भी बहुत बात को लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं चैनल को, ठीक है? एक इसी तरह आप देख लीजिए, अगर नोट्स के रूप में ही देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाए कि कैसा लिखा गया है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लग रही होगी, है ना? अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।